Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this video is like an investment for you. ठीक है, आप लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मतलब क्या ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें जो करके हम अपना मार्क्स 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं पहले क्लियर कर दूं, देखो आपने 5-6 महीने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली भाई, जितना मैंने उसको उतना पढ़ा जितना पढ़ा जा सकता था। ठीक है, तो मैंने काफ़ी पढ़ लिया, बट यार पूरा जो गेम है ये 3 आवर्स का है, जो मैं 3 आवर्स में एग्जाम लिखूंगा, सारा का सारा इसी का गेम है। तो भाई अभी एक बार 10 मिनट आप इन्वेस्ट करो अपना, 10 मिनट में ये चीज़ देखो कि यार मैं किस तरह से मेरे मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूँ। उससे क्या रहेगा कि यार आपने मेहनत की, उसमें एडवांटेज मिल जाएगा। काफ़ी लोगों को देखा होगा कि यार 35, 33 इतने मार्क्स आके रह जाता है, ऑडिट हो या कुछ भी हो, या फिर एग्रीगेट नहीं बनता। तो यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे फोकस कर लो। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पता लगा था कि जो लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, ठीक है, एंग्जाइटी में रहते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं जाते एग्जाम देने, वो 12% परफॉर्म कम करते हैं। ठीक है, मतलब जो लोग अच्छे से एग्जाम देते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देते हैं, वो 12% बेटर परफॉर्म करते हैं बाकी लोगों से। और ये फैक्ट है यार भाई, मतलब आप खुद एग्री करोगे कि हाँ सही है। कैसे? वो बताता हूँ। उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि ना एग्ज़ाम है तो हमें क्या लिखना है, कब लिखना है, कैसे लिखना है, ये 3 चीज़, क्या लिखना है, कब लिखना है, कैसे, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें पता रहेगी ना, तो हम सिली मिस्टेक नहीं कर पाएँगे। 90% लोग आप में से यही बोलेंगे कि यार आता सब था, सिली मिस्टेक कर दी तो नंबर कट गए। एएफएम में सब सही है और एक जगह पे थोड़ा-सा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा-सा वो कैलकुलेशन में एरर कर दिया, सिली मिस्टेक कर दी, नंबर गए। उसके लिए उसके बाद आपको पता है 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी बनाएँ? और 5 क्वेश्चन करने थे आउट ऑफ 6, उसकी क्या क्या अप्रोच रही? क्योंकि ठीक है यार, बहुत लोगों ने ऐसा ज्ञान दिया होगा आपको, पहले ये करो, पहले वो करो, मैं भी वही दूँगा, कोई नई बात नहीं है। बट यार एक बार सुन लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद यार एक नई चीज़ है, एग्ज़ामिनर है ना, वो आपको, वो नहीं जानता आप कौन हो। एग्ज़ामिनर को नहीं पता आपके फाउंडेशन में अटेम्प्ट लगे थे, इंटर में लगे थे, आपका फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड, एग्ज़ामिनर को कुछ नहीं पता। ठीक है, एग्ज़ामिनर के लिए सब कॉपीज़ एक जैसी होती है। सेकंड, राइटिंग का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी राइटिंग अच्छी है बुरी है, एग्ज़ामिनर को क्या है, जो दिखता है वो दिखता है। एग्ज़ामिनर को कॉपी में जो दिख रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी को एकदम अच्छे से प्रेज़ेंटेशन देने लग जाए, फूल पत्ती बना दें, नहीं भाई। उसके लिए आपको कुछ-कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं, मेरे को आता है, मैंने पढ़ाई करी है, मैंने मेहनत करी है। ठीक है, ये आप दिखा पाओगे ना, तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। इसका प्रूफ देखना होगा तो बहुत बार सर्टिफाइड कॉपीज आती है, तो आपने देखा होगा, या फिर आपने आपकी सर्टिफाइड कॉपी अपने दोस्त से कंपेयर करी होगी। आपने देखा, आपने जो लिखा वही चीज उसने लिखा है, बट उसको अगर 5 मार्क क्वेश्चन था, 5 में से 5 मिला, आपको 5 में से 4 मिला, वो एक नंबर आपका किस बात का कटा? आपको कोई नहीं बताएगा क्यों कटा वो नंबर। तो उसका भी आंसर आपको अभी मिलेगा कि ये चीज आप करोगे ना तो नहीं कटेगा। इसको आगे बढ़ने से पहले यार, KYS, नो योर सेक्रीफाइसेस, यार बहुत सेक्रीफाइस करा। एक बार खुद को बैठ के 1 मिनट खुद को दुआ आप है ना प्रोत्साहित करो, या फिर खुद के अचीवमेंट नहीं, सेक्रीफाइसेस, अपने सेक्रीफाइस को याद करो कि यार कितना सेक्रीफाइस करा है। 5-6 महीने से तुम कंसिस्टेंट पढ़ाई 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 कर रहे हो, सुबह वो रात भर जगना, 2 बजे 3 बजे आप सो रहे हो, 3 बजे तक आप, या सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो। इतनी मेहनत करी है भाई, क्यों करी है? मेहनत करी है ना तुमने। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही तुम एग्जाम दे रहे हो, मेहनत करी है यार तुमने, तुम डिजर्व करते हो पास होना। ठीक है, तुमने कितने सारे फैमिली फंक्शन अवॉइड करे होंगे, किसी की शादी थी, बुआ की लड़की, मामा के लड़के की शादी थी, तुम नहीं गए होंगे। फेस्टिवल्स होंगे, होली दिवाली हुई होंगी, सब बैलून फोड़ रहे हैं होली पे, सब दिवाली पे पटाखे जला रहे हैं, आप चुपचाप रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। आपने फाउंडेशन में भी यही करा था, इंटर में भी यही करा था, फाइनल में भी यही कर रहे हो। आपने आर्टिकलशिप में दिहाड़ी मतलब स्टाइपेंड पे आपने काम करा है आर्टिकलशिप में। यार मतलब लिस्ट बनाऊंगा तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, इतने सेक्रीफाइस एक सीए स्टूडेंट करता है अपनी लाइफ में। तो यार एक बार उन सबको सोचो और बोलो कि यार हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, मैंने मेहनत करी है, तो नंबर तो मैं लेके रहूंगा। ठीक है, ठीक है, कहीं किसी की ज़्यादा होगी, किसी का टाइम, हम बोलते हैं ना टाइम अच्छा हो नहीं है था, लक अच्छा नहीं था, उस टाइम दिमाग घूम गया। उस चीज़ के लिए अगर हम थोड़ा-सा प्रिपेयर कर ले, तो हम 10-12% अगर ज़्यादा परफ़ॉर्म अच्छा कर ले, तो यार ये तो अपने लिए अच्छी बात ही है ना, इसके लिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट 15 मिनट में आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट 15 मिनट में आपको अब डिस्क्रिप्टिव, एक एमसीक्यू होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। भाई एमसीक्यू पे मत कूदना स्टार्टिंग में, एमसीक्यू नहीं करना यार। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग एमसीक्यूज़ लेते हैं, एग्ज़ाम का क्या ऐसे पैटर्न बनाती है, या तो एमसीक्यू टफ बनाती है, डिस्क्रिप्टिव टफ बनाती है, या दोनों में कुछ-कुछ टफ बनाती है। तो यार एमसीक्यू उठाए और वही टफ आ गया ना, तो आपका सारा कॉन्फिडेंस की अम्मा बहिन हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस सारा डाउन हो जाएगा, इसलिए एमसीक्यू पे डायरेक्ट मत कूदना, पहले डिस्क्रिप्टिव उठाना। एमसीक्यू रख दो, हाँ भाई ठीक है एमसीक्यू रख दिया, क्योंकि एमसीक्यू अगर नहीं भी हो तो तुक्का भी लग सकता है, डिस्क्रिप्टिव में वो नहीं हो सकता। तो एमसीक्यू साइड में रखो, पहले डिस्क्रिप्टिव उठाओ। डिस्क्रिप्टिव में भी आपको पता होगा कि 6 क्वेश्चन है, 5 करने हैं आपको। ठीक है, लेकिन अब आपको टॉप 3 या टॉप 3 क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए। लेकिन 3 नहीं हो, मतलब पेपर टफ आ गया, तो भी 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ईजी। 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स ईजी रहता है।
ये बात याद रख लो, आपको खुद को पता होगा, अपने दिल से बोलोगे कि हाँ, वो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस प्लस माइनस हो गया था, बट 40 मार्क्स का तो मैनेजेबल था। तो भाई आपको बस पेपर उठते ही बस जल्दी देखो कि हाँ यार, पहला क्वेश्चन या दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 6 क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लो, क्योंकि पहला तो मैंडेटरी करना ही रहता है। अगर उसमें कुछ वो दिखता है आपको, मैं तो कहता हूँ चलो पहला भी मत देखो, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? बाकी के 5 है ना, उनमें से 3 या 2 क्वेश्चन निकालो जो आपको करने चाहिए पहले। तो क्वेश्चन देखा कि हाँ, ये इस टॉपिक का, इस इंडेक्स का, या फिर इस कॉन्सेप्ट पे है। आपको कॉन्सेप्ट आता है, या तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, वो टफ है, छोड़ो भाई, ये दिमाग मत लगाओ, दूसरा क्वेश्चन देखो। अच्छा हाँ यार, ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा था, इसमें तो एक्सपर्टीज है मेरी। अरे ये तो डीटीडब्ल्यू का क्वेश्चन है, डीटीडब्ल्यू तो मैंने अच्छे से करा था, ठीक है, इसको जल्दी से गो थ्रू करो। अच्छा इसमें ये अच्छा, इसमें ये निकाला है, अरे यार ये तो हो जाएगा, इसको टिक मारो। हाँ, पहला तो ये क्वेश्चन करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, उनमें देखा 5 मिनट लगेगी आपको, 5 मिनट में आप 2 या 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लोगे, जो आपको सबसे पहले करने हैं, जो आपको सबसे ईज़ी लगते हैं, ठीक है? वो उस ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो रीडिंग वन में भी, 2 या 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लो। अब जैसे आपने मान लो 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए 5 मिनट में, कि ये 3 क्वेश्चन है, या फिर मान लो 10 मिनट लग गए आपको और आपने 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए कि ये 3 क्वेश्चन तो मेरे को एकदम ईज़ी है यार, मतलब बढ़िया से आते हैं, मैं अच्छे से परफॉर्म कर लूँगा। बस उन 3 में से कोई एक पिक करो और पेंसिल लो और पेपर के अंदर ही रीड करना शुरू करो अच्छे से, एकदम अच्छे से एनालाइज़ करो, रीड करो उसके अंदर और उसमें लिखते जाओ कि हाँ, ये क्वेश्चन है तो मैं इसमें एनालाइज़ कर रहा हूँ। मैं जो भी अंडरलाइन होगी उसको पेंसिल से अंडरलाइन करूँगा। जो भी छोटी-मोटी कैलकुलेशन होगी तो कैलकुलेशन भी मैं एग्ज़ाम पेपर में कर लूँगा कि हाँ, ये अगर मेरे को डीटीडब्ल्यूए की एवरेज रेट निकालनी है, तो मैंने यहीं पे एवरेज रेट निकाल दी। ये मतलब छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट, छोटी-छोटी कैलकुलेशन वहीं करके रख दी हमने और ये कर लिया। अगर पेपर में थोड़ा रहा तो इसको करते-करते आपके 15 मिनट पूरे हो जाएँगे। बट अगर आप सही चल रहे हो, आपकी स्पीड सही बनी हुई है, तो इस ये प्रोसेस करने के बाद आपको फिर से 5 मिनट और बच जाएँगे। अभी आपके 10 मिनट ही हुए होंगे। इस 5 मिनट में आप दूसरे क्वेश्चन एनालाइज़ करना शुरू कर दो। उसको एनालाइज़ कर दो जल्दी-जल्दी कि हाँ, उसमें ये है, छोटी-छोटी एवरेज रेट और वो सब कैलकुलेशन करके छोड़ दें। अब ये 15 मिनट पूरे हो गए, अब आपको राइटिंग का टाइम मिल गया। राइटिंग का टाइम मिलती है पहले, ये जो पहला क्वेश्चन आपने जो देखा था, कैलकुलेशन करी थी, जल्दी से इसको, राइटिंग-वाइटिंग का कुछ पकड़ नहीं है। जल्दी से इसको सॉल्व करो, सारी स्टेप्स लिखो, स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप का नंबर होता है, वो मैं आगे बताऊँगा, तो उसको सॉल्व करो, ठीक है? ये कर दो। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, उसमें क्या करना चाहिए? जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो ना, तो उसका जो भी आंसर आता है ना, उसको एक डब्बे में बनाओ। जैसे आपने एक एएफएम का क्वेश्चन कर रहे हो आप, ठीक है? अब एएफएम के क्वेश्चन में आपकी यूनिट्स आई, सपोज़ करो आपका क्वेश्चन था उसमें स्टेप चल रही थी, तो आंसर आया 500 यूनिट्स। उसको डब्बे में बनाया। उसके आगे आपने यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गया, फिर उसको फिर से डब्बे में बनाया। ऐसे डब्बे में बनाते हुए चलो आंसर को, कि जो भी आपका आंसर है वो एक डब्बे में बना हुआ रहना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? उसके अलावा एएफएम और एफआर या फिर बाकी क्वेश्चन में भी राउंडिंग ऑफ का काफ़ी पंगा पड़ता है। तो यार ऐसे क्वेश्चन में आंसर ऐसे लिखो, जैसे आपने आंसर लिखा 503.9489, ये लिखो, पूरा आंसर डब्बा बनाओ और 503.95 डब्बा बनाओ और 504। अब क्या होगा, एग्जामिनर क्या करता है, काफी बार देखा होगा, आप अगर ये आंसर लिखते हो और सजेस्टेड में होता है तो वो गलत कर देता है। तो ये 3 दिखेगा ना वो, तो वो 504 पे टिक मारेगा और आपको फुल मार्क्स देगा। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है? तो ये करो आप। उसके अलावा और क्या कर सकते हो? फ़ॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसको राइट सुंदर बनाने के लिए फ़ॉर्मूला लिखेंगे कि एवरेज कॉस्ट इज़ इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ऐसे-वैसे फ़ॉर्मूला बनाएँगे, बट उस फ़ॉर्मूले की भी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है? उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आ गया, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया और आपको उसमें कुछ नहीं आता और आपको छोड़ना भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, अब क्या करें? तो भाई कुछ तो करो भाई। छोड़ो मत कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी कैलकुलेशन कर दो। इवन भाई मैंने काफ़ी मेरे लोगों की सर्टिफिकेट कॉपीज़ देखी है जो पीवी कैलकुलेशन कर देते हैं एफआर एएफएम के क्वेश्चन में, उससे भी मार्क्स मिल जाते हैं। एफआर का क्वेश्चन आ गया लीज का, नहीं आ रहा था, क्या करें? भाई कुछ नहीं किया, पीवी कैलकुलेशन कर दी, पीवी फैक्टर दिए हुए रहते थे, उससे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के छोड़ दे, उसमें भी 2-3 नंबर मिल गए आराम से। तो कुछ तो मिलेगा ना भाई, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना है, ठीक है? उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? थ्योरी क्वेश्चन का आंसर हमेशा पॉइंटर्स में लेना, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन में आईसीए नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको एज़ इट इज़ थ्योरी लिखो, बट आईसीए कीवर्ड एक्सपेक्ट करता है और आईसीए देखता है कि जितने पॉइंट्स बुक्स में आप वो पॉइंट्स कवर कर लो। तो अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन है जिसमें मान लो बुक्स में 5 पॉइंट गिवन थे, ठीक है? एग्ज़ाम में आईसीए ने मान लो 4 नंबर का पूछा तो 4 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ 4 पॉइंट लिखो आप, 4 में पता नहीं आपके कितने सही हो नहीं हो, आप सारे पॉइंट्स को लेकिन उसको पॉइंट्स में लिखो। जैसे यहाँ लिख दिया ये पॉइंट ए, फिर दूसरी लाइन लिख दी, फिर तीसरी लाइन लिख दी, फिर चौथी लाइन लिख दी। थोड़ा स्पेसिंग भी करो दोनों लाइन के बीच में, ठीक है? अंडरलाइन करो जिसमें ऐसे कोई पॉइंट आ गया, जैसे इसमें एक पॉइंट आया, मान लो कोई एक पॉइंट आया, अ,
आपको एक पॉइंट आ गया जैसे कि कुछ भी पॉइंट आ गया जो ऐसे कीवर्ड्स टाइप था जो आईसीए की बुक में था, आपको लगा कि हाँ ये कीवर्ड्स है, तो उसको डब्बा बना दो, उसका अंडरलाइन कर दो, दिखाओ उसको एग्जामिनर को कि भाई मेरे को कीवर्ड पता है। समझ लो ना, बॉक्सेस बनाओ, अंडरलाइन बनाओ कि मैंने मॉड्यूल का वर्ड यूज करा है एज इट इज। उसके बाद में कुछ जनरल ट्रिक्स है जो यूज करनी चाहिए। कोई भी आंसर करना तो आंसर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आंसर शुरू करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि आपने उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करे नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें ए बी सी 3 पार्ट थे। आपने ए का आंसर कर दिया, बी का कर दिया, आपको सी भी आता था, बट आपने क्या बी का करने के बाद आप जल्दी जल्दी में से खुश हो गए, अरे यार मजा आ गया था, बढ़िया कर दिया। आपने क्वेश्चन 4 का आंसर करना शुरू कर दिया और बी आपको सी आपको छूट गया। और अगर एग्जाम पूरा होने के बाद आपको लास्ट में याद आया, तो आप इसको यहाँ लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा। अगर आप इसको क्वेश्चन 4 के बाद लिखोगे क्वेश्चन 3 सी, तो ये काउंट नहीं होगा। तो इस चीज़ को देखना और तीनों का आंसर साथ में करना। एक 1 सेकंड या 5 सेकंड लगेंगे, एक बार चेक कर लेना नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करने से पहले कि जो पहले वाला आंसर था ना, वो आपने पूरा करा या नहीं करा, ठीक है? और कभी भी पीवी फैक्टर वाले या राउंडिंग ऑफ वाले क्वेश्चंस हो, उसमें आईसीए बहुत बार क्या करती है कि पीवी फैक्टर्स दे देती है कि 9% का पीवी फैक्टर ये है, 11% का ये है, या फिर ऐसा लिख देती है ब्रैकेट में कि राउंडिंग ऑफ अप टू 3 डिजिट, अप टू 4 डिजिट। तो यार उसको ध्यान रखना और उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना। अगर उसको कंसीडर नहीं करा आपने, तो भाई पूरा क्वेश्चन गया, नंबर गया आपके। और हर क्वेश्चन करने के बाद एक वन लाइनर कंक्लूजन जरूर देना कि यार हेंस दिस इज दिस, हेंस दिस इज दिस। उसका एक अलग से नंबर होता है आईसीए के क्वेश्चंस में। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत भाई, कुछ भी लिख देना बट छोड़ना मत। तो दैट्स इट, यही सब थी। वो मैंने बताया ना 12% लोग बेटर परफॉर्म करते हैं, तो कंग्रेचुलेशन, आप उस 12% वाले में आ गए हो अब। ठीक है, तो बस आग लगा दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स, क्योंकि पीछे वाली वीडियोस भी अच्छी गई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, अच्छे कमेंट्स आए, तो मैंने सोचा और वीडियोस बनाता हूँ। तो 100 लाइक्स का टारगेट है, आई थिंक कर दोगे आप लोग। फ्री 1-to-1 मेंटरशिप चल रही है मेरी, ये रात को आई थिंक आधा घंटा मैं डालता हूँ, आधा से 1 घंटा। तो बुक कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री है, कुछ भी पूछ सकते हो अगर आपका कोई भी कमेंट डाउट्स है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना आगे के अपडेट्स के लिए। ओके बाय, थैंक यू।